चलिए, आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। चैप्टर 1 है ईटी, मनके तथा अस्थियां। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे कि 15 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर को भी देखेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व का अर्थ होता है खुदाई से प्राप्त कोई भी अवशेष। ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल की खोज की गई थी वो कौन सा स्थल की खोज की गई थी? ठीक है, या किस स्थल की खोज की गई थी? जब 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा जब रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था लाहौर से कराची के बीच में, उसी समय सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? तो वो जो स्थल था वो था हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब की गई थी? अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विधिवत रूप से अगर देखा जाए तो इस सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस नगर में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा नहीं मिला है? यानी दुर्ग कहने का मतलब है कि जहां पर लोग निवास करते थे, ठीक है, वहां उसका जो दुर्ग था वो दीवारों से घिरा हुआ नहीं मिला। ये मिला है लोथल से। ठीक है। और लोथल जो था ये बंदरगाह के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि लोथल को गोदीवाड़ा का यहां से बहुत सारे क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। ठीक है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? यानी स्नानागार, ठीक है, स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब मोहनजोदड़ो की थोड़ा सा खुदाई की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में, ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता था? ये होता था चान्हू दड़ों में। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया? मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा था वो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जा रहा था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोथल कहां स्थित है? तो लोथल जो है, ठीक है, ये स्थित है गुजरात में। गुजरात के साथ साथ लोथल जो है वो भोगवा नदी, अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। लोथल कहां स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है?
यानी हड़प्पा शहर सभ्यता जो था, ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? ये था रावी नदी के किनारे, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था? यानी सिंधु घाटी के जो निवासी थे, इन लोगों को सोना जो था वो कहां से प्राप्त हो रहा था? तो वो प्राप्त हो रहा था कर्नाटक से, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है? तो बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है, ये मिला है लोथल से, क्योंकि लोथल ही हड़प्पा सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल था जहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यानी ये कह सकते हैं कि यहां से विदेशी व्यापार भी होता था, प्रचलन था। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखें, 11 देखेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे, किन देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे? तो वो चीन के साथ व्यापार नहीं करते थे, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूछते कि हड़प्पा सभ्यता के वासी किन देशों के साथ अपनी व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे, तो ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे और ईरान के साथ व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जुते हुए खेत का प्रमाण, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका कालीबंगा से। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। हड़प्पा वासियों को लाजवर्थ मणि कहां से प्राप्त होता था? तो लाजवर्थ मणि जो था वो हड़प्पा सभ्यता वासी को कहां से प्राप्त होता था? ठीक है, ये प्राप्त हुआ था सोतुघई से, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यह था मोहनजोदड़ो, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? लिपि कहने का मतलब है कि जो लिखने की शैली थी, ठीक है, उस शैली की मुख्य विशेषता किस तरीके से लिखी जाती थी? ये शैली लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखी जाती, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, आज हम लोग इस लिपि को लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बाईं ओर से दाईं की ओर लिखते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो किस ओर से, तो बाईं ओर से दाईं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यानी इस तरीके दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि तांबा और कांसा को मिला करके, ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं 3 धातु को मिला करके, ठीक है, जो औजार बनाए जाते थे। ठीक है, देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए, ठीक है, अपनी जरूरतों के अनुसार से औजार बनाने के लिए तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु, तांबे और टीन को मिलाकर के जिस धातु का निर्माण किया जाता था उसे कांस्य धातु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी के घाटी के आसपास से प्राप्त हुए थे। अब देखिए इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? मनके कहने का मतलब है कि जो सिक्का ढाला जाता था। ठीक है, तो सिक्का ढालने के लिए किस धातु का, ठीक है, या किस सामग्री का जो था वो उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कॉर्नोलियन, क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जेस्पर, क्वार्ट्ज, शंख पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिक्का बना मिला वहां से वो सेल खड़ी का, हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज्यादा जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो सेल खड़ी का बना हुआ। साथ ही साथ सिक्का जो था वो चतुर्भुजाकार था, कुछ चकोर सिक्का था, कुछ गोल सिक्का था। इस प्रकार के सिक्के वहां से क्या हुए, प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां, ठीक है, सिंचाई के अंश पाए गए। वैसे स्थलों का नाम पूछ रहा है कि जहां पर सिंचाई करने के लिए साधन जो थे वो उपलब्ध थे। ठीक है, तो सिंचाई करने के लिए जो साधन पाए गए हैं वो पहला पाया गया है शत्रुघ्नी से और दूसरा पाया गया है धोलावीरा से। यानी ये दोनों स्थल वैसे स्थल थे जहां पर हड़प्पा वासी के लोग कृषि करने के साथ साथ, ठीक है, उसमें सिंचाई करने के लिए नहर या अन्य किसी उपकरण का प्रयोग वहां पे करते थे, जिससे अच्छी मात्रा में क्या हो सके, फसल का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की व्यापारिक संपर्क किन किन देशों के साथ? कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देशों के साथ अपना व्यापारिक संपर्क जो थे वो बना लिए थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। यानी ये सारे देशों के साथ क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के वासी व्यापार कर रहे थे। यानी व्यापार का प्रचलन इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे? यानी तांबा और सोना जो थे वो कहां से मंगवाते थे, किस देश से, किस राज्य से वो मंगवाते थे अपने देश में? तो हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगवाते थे एवं दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। यानी दोनों से, राजस्थान के खेतड़ी से क्या प्राप्त करते थे, तो वो तांबा प्राप्त करते थे, और दक्षिण भारत से क्या प्राप्त करते थे, तो वो सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती जो है वो कौन सा था? बस्ती बोल सकते हैं या सबसे बड़ा नगर बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। ठीक है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई थी? यानी हड़प्पा सभ्यता जो था वो किन किन क्षेत्रों में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में विकसित हुई थी, दक्षिणी अफगानिस्तान में विकसित हुई थी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित। यानी ये सारे क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विकसित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पा लिपि की दो मुख्य विशेषता को बताइए। यानी हड़प्पा लिपि, हड़प्पा में लिखने की जो शैली थी, जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था
उसकी क्या विशेषताएं थी, उसकी दो लिपि को यानी दो विशेषता को हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट विशेषता क्या था कि हड़प्पा लिपि को, ठीक है, आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। तो हड़प्पा जो लिपि थी उस लिपि को, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा सका है, जिसके कारण उस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां पर जो चित्रतात्मक लिपि थी या पुरातात्विक या खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसी साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि सारी वस्तुएं इस हड़प्पावासी के लोग यूज या प्रयोग करते होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बी नंबर में देखेंगे। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल, जबकि बाएं और कम जगह होती थी। जैसे जब यहां से लिखा जाता था तो अंतराल कहने का मतलब यहाँ जो स्पेस होता था वो क्या होता था कि बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखेंगे। चांदोड़ों के लोगों की शिल्प कार्य के नाम लिखेंगे। देखिए ठीक है, चांदोड़ों में जो शिल्प का कार्य किया जाता वो क्या क्या बनाया जाता था, कौन कौन से कार्य किया जाता था। ठीक है, तो चांदोड़ों के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, मनके कहने का मतलब क्या, अनेक प्रकार के बर्तन बनाना, औजार बनाना, आभूषण बनाना, ठीक है, शंख की कटाई, धातु कर्म, ठीक है, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना। बाट बनाने कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता से तराजू के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब तराजू के अवशेष प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय लोग वस्तुओं को या लोगों को वस्तुओं को नापने या तौलने की विशेष जानकारी प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे क्या कि जो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन था वहां से ये स्पष्ट पता चल जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो धर्म पर आस्था रखते थे, विश्वास करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन था। प्राकृति जैसे कि सूर्य की आराधना करते थे, पीपल की पूजा करते थे, ये सारा प्रचलन था। ज्यादातर से प्राकृति मातृ देवी की पूजा की जाती थी, लेकिन मंदिर का भी अवशेष जो था वहां से प्राप्त नहीं। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन ऐसा अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें किसी स्थल पर मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित थे। मातृ देवी की पूजा जो था हड़प्पा सभ्यता के वासी विशेष रूप से करते थे। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है। ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना भी करते थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फास्टिंग रहना या उपवास रहना। ठीक है, हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ साथ ही देवताओं की भी पूजा करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलन में था आपका प्राकृतिक पूजा, शिव पूजा और मातृ देवी की पूजा बहुत ज्यादा प्रचलित था। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, यानी देवताओं को खुश रखने के लिए बलि या यहूदी की प्रथा उस समय प्रचलन में थी। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन मंदिरों के प्रमाण वहां से प्राप्त नहीं हुए, यानी जहां पर लोग पूजा करते थे वैसे स्थलों पर मूर्ति को किसी एक स्थल पर स्थापित कर देते थे और वहीं पर लोग पूजा करने का काम करते थे, लेकिन वहां से मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्यसान की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की, ठीक है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ इसे पशुपति महादेव के रूप में माना गया। पशुपतिनाथ जिसमें से वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। ठीक है,
अब देखिए वहां क्या था कि बहुत ज्यादा पशुपति की पूजा की जाती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा की जाती थी। ये सब प्रथा हड़प्पा वासी में बहुत ज्यादा प्रचलन था, ठीक है। लेकिन उसमें वृक्ष की पूजा जो थी वो काफी प्रचलित है। वृक्ष की पूजा में सबसे ज्यादा जो पूजा जाने वाला पेड़ था वो पीपल, ठीक है। पीपल का पूजा बहुत तेजी से वहां पे प्रचलन में आ चुका था, ठीक है। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। जादू टोना, ठीक है, जादू टोना के लिए क्या करते थे, जैसे कि किसी प्रकार की घटना घटते थे तो उस पर वो ज्यादा टोटमा जैसे होता था, जादू टोना करना, उस पर वो ज्यादा क्या करते थे, विश्वास करते थे, अंधविश्वास होता था, ठीक है। अंधविश्वास पर भी हड़प्पा सभ्यता के वासी काफी ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे, ठीक है। तो ताबीज जो बनाया जाता था ज्यादातर लकड़ी का बनाया जाता था और उसी ताबीज को लोग क्या करते थे, अपने गला में या हाथ में पहनते थे। हड़प्पावासी कुबड़ वाला सांड का भी पूजा करते। सांड कहने का मतलब है कि जो कुबड़ वाला बैल, दो सिंग वाला बैल, ठीक है, उसका भी पूजा जो था हड़प्पा सभ्यता के वासी करते थे। ये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह समता हड़प्पा वासी के इधर जो स्वास्तिक चिन्ह होता है इस तरीके से, ठीक है। इस स्वास्तिक चिन्ह का भी क्या था कि हड़प्पा, देखिए ये स्वास्तिक चिन्ह है, तो इस प्रकार का जो चिन्ह है वो हड़प्पा वासी के ही द्वारा दिया गया था। उस समय स्वास्तिक चिन्ह पर भी लोग विश्वास करते हैं। या डायरेक्ट हम लोग एक समरी के रूप में कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। लोग अलग अलग स्थानों पर निवास करते थे, लेकिन वैसे स्थलों पर निवास करना ज्यादा पसंद करते थे जहां पर या जिसके इर्द गिर्द अगल बगल में मूर्तियां स्थापित हो, मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी उस समय अंधविश्वास का प्रचलन या जादू टोना, भूत प्रेत का प्रचलन बहुत ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध। कहने का मतलब है कि हड़प्पा वासी जो थे वो पश्चिमी एशिया के साथ भी अपनी व्यापारिक संबंध को बनाए हुए थे। पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंधों के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए। यानी वो व्यापार पश्चिमी एशिया के साथ भी क्या, मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अलग अलग देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के वासी जो थे वो व्यापार कर रहे थे। यह व्यापार स्थल एवं जल मार्ग से होता था। व्यापार करने के दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे, लेकिन ज्यादातर जो मार्ग करते थे वो जल मार्ग का ज्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय जल मार्ग से व्यापार करने में क्या होता था कि लोगों को कम खर्च होता था, ठीक है। साथ ही साथ नदियां या फिर बहुत ज्यादा नहरों का भी निर्माण हो चुका था, जिस नहर से हड़प्पा सभ्यता के वासी व्यापार करते थे। और स्थल मार्ग में व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के, जैसे कि घोड़ा हो गया, गधा हो गया, या फिर अनेक बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, ये सारा प्रयोग करते थे। निम्नलिखित पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा वासियों के पश्चिमी, ठीक है, एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करती है। अब कौन कौन संबंध था जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के वासी पश्चिमी देशों के साथ या पश्चिमी एशिया के साथ अपनी व्यापारिक संबंध जो थे वो बनाए हुए थे। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि तांबे को संभवतः ओमान से मंगाया जाता। तांबा को हड़प्पा समय तो कहां से मंगाया जाता था, तो ओमान से मंगाया जाता था। रासायनिक अध्ययनों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तनों में प्राप्त निकेल के जो अंश पाए गए हैं उनका उद्भव एक स्थान पर, ठीक है, या एक उद्भव करने का मतलब है कि एक ही स्थान पर उसको क्या किया गया है, पाया गया। जब खुदाई हुआ तो खुदाई के जो ओमान था, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एक स्थान पे पाए गए। चलिए दूसरा पॉइंट में देखिए क्या है, बी नंबर। ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। यह हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशियाई के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करती है, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए क्या है कि हड़प्पा वासियों की शिल्पकार के लिए ईरान, शिल्प करने का मतलब जो हाथों के माध्यम से बनाया जाता था, ईरान,
एवं बलूचिस्तान से चांदी आती थी। ईरान, हड़प्पा सभ्यता में ईरान और अफगानिस्तान से चांदी को मंगाया जाता था, और शीशा जो था वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर है हड़प्पा वासियों के बाट, मुहरे, पासे तथा मनके, ठीक है, पश्चिमी एशियाई के कई स्थानों से मिले। बाट कहने का मतलब बटखारा, जिससे वस्तुओं को तोल सकते थे। मोहरे, मोहरे जो मिला है वहां से बहुत सारे मोहरे मिले हैं, पासे मिले हैं, जिससे जुआ खेलने का भी कभी वो काम करते थे। मनके, मनके मतलब वहां पे जो बर्तन बनाया जाता था, सिक्का को ढाला जाता था। ठीक है, तो एशिया के, पश्चिमी एशिया के कई स्थानों से देखने को मिले। हड़प्पा सभ्यता एवं सुदूर देशों के व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करता है। यानी हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी देशों के साथ अन्य देशों के साथ भी अपनी व्यापारिक संबंध जो थे वो बनाए हुए थे। नेक्स्ट ई नंबर है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त कई लेखों में, ठीक है, मंगान एवं मेनुहा नामक स्थान से हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था। ये जो मंगान होता है, यानी जो लेख लिखा जाता था वो अलग अलग स्थानों पर भी क्या हुआ, लिखे जाते थे। ठीक है, इन उत्पादों में लार्जवर्ग, मणि, सोना, तांबा और कई कई प्रकारों की, ठीक है, लकड़ियां भी शामिल थे। यानी अलग अलग क्षेत्रों से वो लकड़ियों को भी मंगवाने का काम करते थे। नेक्स्ट सी नंबर, एफ नंबर है हड़प्पा के मोहरों में पानी का जहाज एवं नाव के चित्र मिलते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहर में जो है वो पानी का जहाज मिलता है और नाव का क्या मिलता है, चित्र मिलता है। यानी इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के वासी का जो व्यापार था वो व्यापारिक मार्ग था, और सबसे व्यापारिक मार्ग माने कह सकते हैं कि समुद्र से वो व्यापार को और करते थे। ज्यादा समुद्री व्यापार या समुद्री मार्ग को दर्शाता है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेनुहा को नाविकों का देश कहा गया। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेख में जो कहा गया है, मेनुहा को नाविकों का देश के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाएं। ठीक है, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनका कहने का मतलब है जहां पे बर्तनों को बनाया जाता, सिक्का को ढाला जाता था। ठीक है, वो कौन कौन से बर्तन, वस्तुओं, या फिर सिलखड़ी था, पत्थर था, या फिर तांबा था, कांसा था, ठोस धातु था, ठोस पदार्थ था, किस किस चीज से उस सिलखड़ी को बनाया जाता था या फिर मनके बनाया जाता था। ठीक है, मनका बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्नोलियन, जेस्पर, अस्टापिक, क्वार्टर तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु में, पाइंस, पक्की मिट्टी। ठीक है, कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों से मिलकर भी बना। मनके कहने का मतलब जो सिक्का ढाला जाता, सिक्का को बनाया जाता था, वो दो या दो से अधिक पत्थरों या फिर पदार्थ को मिलाकर के भी बनाया जाता था। ठीक है, मनकों पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां, रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो मनके बनाए जाते थे उस पर अलग अलग तरह के डिजाइनिंग कला को दर्शाया जाता, उसमें से अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। तकनीकी दृष्टि से मनके पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। मनको जो बनाया जाता था वो अलग अलग तकनीकी से माध्यम से, तकनीक कहने का मतलब है नए नए तरीके से उस पर क्या होता था कि अलग अलग तरह का डिजाइनिंग कार्य को किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से हो जाता था। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके साँचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ठीक है, अब क्या करते थे, जैसे जो पदार्थ होता था उस पदार्थ, जैसे कोई बहुत नॉर्मल पदार्थ होता था तो उस पर आसानी से डिजाइनिंग कर, जैसे कि एक स्टोन को ले लिया जाए, एक पत्थर को ले लिया जाए, तो उस पत्थर पर अलग अलग तरीके से डिजाइन करना
थोड़ा सा काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता, फिर भी लोग जो थे वो करते थे। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकार के मनके बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अतीत लिखा हुआ है, अतीत का काल, अतीत में यानी कह सकते हैं कि पुरातत्वविदों के द्वारा यहाँ हुआ थोड़ा सा लाल रंग, ठीक है, एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग की कच्चे माल और उत्पादन की विभिन्न चरणों में मनके की आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। अब वहां से ये भी प्राप्त हुआ था कि मनके बनाने के लिए क्या हुआ कि लोग मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग कर, जिसमें से ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के वासी ज्यादातर उस पर अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकार बनाते थे, और जो पेंट करने का या रंग करने का काम करते थे ज्यादातर लाल रंग का प्रयोग करते थे, जिससे क्या होता था कि वो जो वस्तु जो मनके बनाते थे वो लोगों को अपने आप बहुत ज्यादा आकर्षित करते थे। ठीक है, सर्वप्रथम बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था, उन्हें बारीकी से सिल्क निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे। मनके को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई कर, पॉलिश कर उनके छेद किए जाते थे। यानी सबसे पहले पत्थर को क्या छोटा छोटा टुकड़ा में विभक्त किया जाता था, और विभक्त करने के बाद आराम से उस पर घिस करके प्लेन करके उस पर अनेक प्रकार का डिजाइनिंग या पॉलिशदार करके बनाया जाता, जिससे देखने में लोगों की और बहुत ज्यादा वो आकर्षित लगता, जिससे लोगों को अपनी और वो आकर्षित करने का प्रयास करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त लिखिए। देखिए वहां से क्या हुआ है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और उस स्नानागार से साफ ही स्पष्ट हो जाता था, ठीक है, कि स्नानागार में मुख्यतः उसकी जो लंबाई चौड़ाई वहां के मेसोपोटामिया या मोहनजोदड़ो की बात करें तो खास करके मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्रत्येक के घरों में एक स्नानागार हुआ करता था, लेकिन घर से बाहर यानी पूरा जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का शहर, उस शहर से बाहर एक स्नानागार हुआ करता था, जिस स्नानागार का उपयोग ज्यादातर लोग सार्वजनिक रूप में करते थे। जब सार्वजनिक किसी प्रकार का कार्य होता था तो उसमें सभी लोग स्वतः स्नान करने के लिए जाते थे। ठीक है, देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार था। स्नानागार जो था वो प्रत्येक के घरों में भी था, लेकिन उसके अलावा अगर स्नानागार देखा जाए तो प्रत्येक के घर में भी होता था, लेकिन घर से बाहर यानी शहर से बाहर होता, जिसका या जिस पर सभी वर्ग के लोगों का या पूरे शहर के लोगों का अधिकार होता था। जिस खास रूप से बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का जब अनुष्ठानिक या यज्ञ किया जाता था तो उस स्नानागार का उपयोग या प्रयोग किया जाता था, जिसका जलाशय दुर्ग के किलों में स्थित है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना था। विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। देखिए ये स्नानागार था, इस तरीके से बनाया जाता था, और इसका ये जो फर्श था इस फर्श को पक्की ईंटों से बनाया गया था, और पक्की ईंटों को बनाने के साथ साथ यहाँ पर इस स्थल पर पानी निकलने की क्या रहता, यहाँ पे स्थान में जगह भी छोड़ा गया था, ताकि अगर इस स्नानागार में पानी गंदा हो जाता था तो यहाँ से खोल करके इस पाइप के माध्यम से या फिर यहाँ पे छेद छोड़ा जाता था, जिस छेद के माध्यम से पानी उस स्नानागार से बाहर निकल जाता था, और स्वतः उसे फिर द्वारा स्वच्छ पानी को भरा जाता था। यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, ठीक है, तथा 3 मीटर गहरा है। यानी ये जो जलाशय है 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, यानी इस और इस ओर दोनों ओर क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, जिस सीढ़ियों के माध्यम से लोग क्या करते थे कि इधर से लोग उतरते थे और इधर से लोग उतरते थे। ठीक है, यानी स्नानागार में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। ठीक है, इसमें से एक में एक बड़ा कुआं था जिससे जलाशय से पानी आता था। अब 3 यहाँ इसके बगल में क्या था, 3 कमरा बना हुआ था, जिसमें एक कमरा में क्या था कि यहाँ पे कुआं बनाया गया था, जिस कुएं से क्या था वहां पे पानी आता था। इसके उत्तर में
एक गली की दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानघर बने हुए थे। ठीक है, इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। जिस तरीके से आज हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में स्नानागार जैसे सार्वजनिक किसी प्रकार का आदि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वैसे समय में हम लोग ज्यादातर नदी, तालाब या झील का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से उस समय लोग यूज या प्रयोग करते थे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को वर्णन कीजिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अगर पतन के बारे में पूछा जाए तो पतन के बारे में बहुत ऐसे चीज साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी, हड़प्पा जो सभ्यता था वो सिंधु घाटी के तट पर क्या थे, बसी हुई सभ्यता थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष वहां पे क्या बाढ़ आया करती थी, जिस बाढ़ के कारण क्या होता था कि सभ्यता का धीरे धीरे पतन। लेकिन इसके या इस सभ्यता के पतन के बारे में भी जो अलग अलग विद्वान होते हैं उन विद्वानों का भी अपना अलग अलग मत देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी विद्वानों का एक मत नहीं है। किसी विद्वानों का मानना है कि नहीं इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, किसी विद्वानों का मानना है नहीं कि कुछ लुटेरे लोग यहाँ पे आए, कुछ लूट करके चले गए। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग जो विद्वान है वो अलग अलग तथ्य को मानते हैं। चलिए देखिए हड़प्पा सभ्यता की पतन के संदर्भ में कोई असंतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया था। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। अब देखिए कौन कौन कारण रहे होंगे, थोड़ा सा कारण को देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कारण ये नंबर में है कि बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, नगर के किनारे बसे हुए थे। इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति हो जाती थी। इस कारण से हड़प्पावासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए क्या हो गए, विवश हो गए। अब समझिए पहले नदी घाटी के किनारे इसलिए रहा करते क्योंकि वहां पर कृषि कार्य करने के लिए समुचित व्यवस्था मिल पाती थी। लेकिन जब वहां पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी तो बाढ़ आने से बहुत ऐसे लोगों को बाढ़ जो थी अपनी चपेट में ले लेती थी, या उसमें बहुत सारे घर जो थे वो बह कर चले जाते, जिससे उनकी जनसंख्या जो थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या हुए कि हड़प्पा सभ्यतावासी उस स्थल को छोड़कर दूसरे स्थल में बसने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। ये भी प्रथम कारण था। प्रथम कारण क्या था कि बाढ़ को माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष वहां पे बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बाढ़ आया करती थी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बी नंबर, महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए और उसके जीवन का अंत हो गया। इस कारण से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आ गया, महामारी आ गया। महामारी आने से भी क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। चलिए नेक्स्ट सी नंबर देखिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या हुआ कि अलग अलग समय में जलवायु परिवर्तन होता चला गया। तो जलवायु परिवर्तन से भी क्या हुआ कि सभ्यता का पतन का कारण बना। अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां पर लगातार वर्षा हो रही थी, अचानक क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया। तो जो लोगों का जीविका का साधन था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, जिससे भी क्या हुआ, सभ्यता का नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट डी नंबर, बाह्य आक्रमण। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ।
संभवतः ये बाह्य आक्रमणकारी आर्य रहे होंगे। कुछ आर्य आक्रमणकारी क्या हुए कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के क्या हुए कि लोगों के धन संपत्ति को लूटने का प्रयास किए और यहाँ की जितना भी धन संपत्ति सारी को लूट करके आर्य लोग क्या हुए कि ले गए और यहाँ के लोगों को मार दिया गया। ठीक है, इसके कारण ये सारा कारणों से क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पूर्ण जानकारी हम लोगों को मिल पाती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि पुरातात्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं, वह कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, उत्तर पुरातात्विक संस्कृत, ठीक है, विशेष के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से दो प्रमुख विधियों स्वधानों का अध्ययन, स्वधानों का मतलब जो लोगों को जब लोगों की डेथ होती थी तो उसके जो शव होते थे, शव को क्या दफनाया जाता था, जलाया जाता था या खुले स्थानों में फेंका जाता था। ठीक है, का अध्ययन किया जाता था। विलासिता की वस्तुओं की खोज, कौन कौन सी वस्तु का वहां पे प्रयोग किया जाता था, उसको पुरातात्विदों के द्वारा क्या किया गया, खोज किया गया। आगे देखिए क्या है, स्वधानों का अध्ययन। स्वधानों का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए या पता लगाने का महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, कि किस तरीके से सबको लोग दफनाते थे, क्या क्या सुविधाएं थी, क्या 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 उनके साथ पे दिया जाता था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों में जो स्वधान मिले हैं, स्वधान का जो शव मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्तों अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था। यानी गड्ढा खोद करके क्या किया जाता था, जो मृतक हो जाते थे, लोगों की डेथ हो जाती थी, उन लोगों को एक गड्ढा खोद कर क्या किया जाता था, उसमें दफना दिया जाता था। ठीक है, परंतु सभी गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी, यानी जितने प्रकार के लोगों को दफनाया जाता था उसकी बनावट एक जैसा नहीं देखने को मिला है। अधिकांश स्वधान गर्त की बनावट सामान्य थी, लेकिन कुछ की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। ईंट के द्वारा भी क्या किया था, किसी जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि बॉडी को दफना दे, इसके ऊपर क्या था कि ईंट को क्या किया गया था, चिन्हित करके बनाया जाता था। ठीक है, स्वधान गर्त में शव सामान्य रूप से उत्तर से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता है। यानी आज भी ये प्रथा जो है, आज भी हमारे समाज में है कि जब किसी की डेथ होती है तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर की ओर क्या होता है, पैर होता है, और दक्षिण की ओर क्या होता है, उनका जो है सिर होता है। ठीक है, कुछ कब्रों के शव मृत भांडों और आभूषणों के साथ दफनाए गए। कुछ ऐसे भी कब्र वहां से प्राप्त हुए हैं जिस कब्र में आभूषण, डेड बॉडी के साथ साथ जैसे उनके पास जो आभूषण था, ठीक है, जिस चीज का वो प्रयोग करते थे, यूज करते थे, उसे भी साथ में क्या किया गया है, दफना दिया गया। और कुछ में तो तांबे के बर्तन, सीप और सुइया भी मिले हैं। ठीक है, कुछ स्थानों से बहुमूल्य आभूषण एवं अन्य सामान मिले हैं, तो अनेक जगहों से सामान्य आभूषण की प्राप्ति हुई है। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि उस समय के लोग जिन जिन प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे, वो सारे वस्तुओं को, ठीक है, उसमें के साथ में क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। कालीबंगा में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में अन्न के दाने तथा बर्तन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ गड्ढों में हांडिया, हांडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, भी एकत्रित मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीकों से किया जाता था। यानी ये बोल सकते हैं कि लोगों को जब डेथ होती थी, दफनाने के लिए अलग अलग तरीकों का क्या था, वे सभ्यता के लोग यूज करते थे। ठीक है, शव का
सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण का प्रसाधन सामग्री उसके साथ रखने जैसे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी मरणोपरांत यानी मृत्यु के उपरांत जीवन में विश्वास करते थे। यानी लोगों को यह भी विश्वास था कि लोगों के मरने के बाद जितनी प्रकार की वस्तुओं का वो उपयोग करते हैं वो सारा वस्तु को क्या करते उस समय भी यूज करते होंगे। ठीक है, इसीलिए वो सारी वस्तुओं को उनके साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, विलासिता विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना, सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता के अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना, साधनों से उपलब्ध होने वाली पूरा वस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें दो वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभाजित करते थे। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियां, मृदभांड, सुई आदि आदि, यानी जिस चीज को प्रत्येक दैनिक कार्य बोल सकते हैं कि जिसका यूज हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं, वैसे वस्तुओं को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी पूर्वक बनाया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तुएं लगभग सभी हड़प्पा पुरा स्थलों से प्राप्त हुई है। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत बहुत महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थ से एवं जटिल तकनीकी द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक स्थिति ही रहा होगा। अब क्या था कि वहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते थे, जिसकी विभिन्नता को अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति से क्या होती है उसकी विभिन्नता की जानकारी मिल पाती है। कि पुरोहित वर्ग दुर्ग में रहते थे। अब देखिए वहां क्या है कि जो पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे दुर्ग में निवास करते थे। ठीक है, दुर्ग में बड़े बड़े महलों में। ठीक है, और निचले भाग में स्थित अग्नि, ठीक है, अग्नि वेदिका पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार पुरातात्विक या पुरातात्विद हड़प्पा समाज की सामाजिक आर्थिक विभिन्नता, ठीक है, यह भिन्नता का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियों में निवास, खान पान एवं रहन सहन के और साधनों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा सामान्य वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी जो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।